हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, कि ऑपरेटर्स की कैसे केयर की जाए, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखेंगे इसको। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, साइंस लेबोरेटरी क्या होती है, ठीक है, इसकी हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका हाई क्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाई क्वालिटी। ठीक है, सो जो ऑपरेटर्स की क्वालिटी होनी चाहिए वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, सेकेंड, फिक्स्ड प्लेस। कोई भी ऑपरेटर्स है, ठीक है, उसकी साइंस लेबोरेटरी में एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो ऑपरेटर्स है वो हमें इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, हमें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। थर्ड, रजिस्टर्स। जो आपके रजिस्टर्स होने चाहिए, ठीक है, वो अप टू डेट होने चाहिए। अप टू डेट होने चाहिए मीन्स उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में हमने इसको नोट डाउन नहीं किया है। सो जो आपका रजिस्टर होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है आपका रैक्स। ठीक है, रैक्स मीन्स जो भी आपके रिमेनिंग आइटम्स हैं, ठीक है, उन्हें रैक्स पर रखे होने चाहिए। ठीक है, जो रैक्स बने होते हैं ताकि वो इमीडिएट यूज़ के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसका यूज़ किया जा सके जल्दी से जल्दी जो रिमेनिंग आइटम्स हैं। ठीक है, फिफ्थ, जो आपके हैवी आइटम्स हैं, हैवी आइटम्स, ठीक है, वो कहाँ रखी जानी चाहिए। अब देखिए हैवी आइटम्स में क्या क्या होते हैं, जैसे आपके कैंस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, जो बड़े बड़े कैंस होते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। ठीक है, और जो आपके आयरन स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, आयरन स्टैंड्स होते हैं, तो उनको कहाँ पर रखना चाहिए? लोअर शेल्फ्स में, लोअर शेल्फ्स में। ठीक है, मीन्स नीचे आपके कई सारे शेल्फ्स बने होते हैं आपकी साइंस लेबोरेटरी में। तो जो हैवी आइटम्स है उनको हमेशा लोअर शेल्फ में रखा होना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी को उससे कॉज ना हो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका जो भी आपके रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे रैक्स पर अवेलेबल हों। ठीक है, रैक्स पर अवेलेबल हों इमीडिएट यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी जितने भी सारे आपके पॉइजनस केमिकल्स हैं, पॉइजनस, ठीक है, और जो केमिकल्स कोरोजिव हैं, ठीक है, कोरोजिव हैंगे, उनको हमेशा लॉक एंड की में रखना चाहिए। लॉक एंड की में रखना चाहिए ताकि वो बच्चों से दूर रहें। ठीक है, उनसे बच्चों को कोई नुकसान ना हो और ना ही उन केमिकल्स का नुकसान हो। ठीक है, एट्थ पॉइंट है आपका केमिकल्स। जो आपके केमिकल्स होने चाहिए, ठीक है, जितने भी सारे केमिकल्स हैं सारे ही लेबल्ड होने चाहिए। मीन्स उस पर सबका नाम लिखा हो। ठीक है, कि वो कौन सा केमिकल है। ठीक है, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, बच्चों को पता हो कि ये कौन सा केमिकल है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है। नाइन्थ, जो आपके ऑपरेटर्स होने चाहिए, ठीक है, ऑपरेटर्स जो हैं आपके साइंस लेबोरेटरी में वो क्लीन होने चाहिए। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर यूज़ उसको हमेशा क्लीन कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। ठीक है, ताकि कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो। टेंथ है आपका, जैसे कि देखिए कुछ केमिकल्स जो होते हैं, जैसे कि आपका AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये एक डिकम्पोजेबल केमिकल है। ठीक है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स को हमें हमेशा कलर्ड बीकर्स में रखना चाहिए, कवर्ड बीकर्स में। ठीक है, कवर्ड बॉटल्स में। ठीक है, जो कि एयर टाइट कंटेनर हो। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, उसमें से गैस का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इन्हें कलर्ड बॉटल में रखना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, 11th है आपका मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल का मिनिमम यूज करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। ठीक है, कम से कम केमिकल का यूज हो। ठीक है, एक्सेसिव यूज ना हो उसका। नेक्स्ट है आपका हॉट ऑपरेटर्स। जैसे कि जो आपके हॉट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको पेंटेड सरफेस पे नहीं रखना चाहिए। पेंटेड सरफेस पे आपको उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके हॉट ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्ड ऑपरेटर्स। जो भी कोल्ड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है,
उनको तुरंत ठंडा नहीं, सॉरी, तुरंत गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, हीट सडनली नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे वो बर्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई अनवांटेड रिएक्शन भी हो सकती है। 14th है आपका, जो भी आपके आयरन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, आयरन वाले ऑपरेटर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम पेंट करते रहना चाहिए, उनको रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए उनको टाइम टू टाइम पेंट करते रहना चाहिए। 15th, वुडन आइटम्स, वुडन आइटम्स, तो जितने भी सारे आपके वुडन आइटम्स हैं उनको रेगुलरली पॉलिश्ड करना चाहिए, रेगुलरली पॉलिश्ड करते रहना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके सारे वुडन आइटम्स हैं। नेक्स्ट, जो आपके ब्रास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ब्रास, जो ब्रास मटेरियल से बने हैं उनको हमेशा ब्रासों से पॉलिश करवाना चाहिए, ठीक है, ब्रासों से, ठीक है, और कोई मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए। 17th, ब्रेकेजेस, जो भी आपके ब्रेकेजेस होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेटर्स की केयर और मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से सारी चीज़ें रीड कर लेते हैं। जो आपके ऑपरेटर्स होने चाहिए हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, सारे ऑपरेटर्स की फिक्स्ड प्लेस हो, सभी चीज़ों को रजिस्टर किया जाए, अप टू डेट किया जाए, जो आपके रजिस्टर होते हैं उनको अपडेट अप टू डेट किया जाए, जो आपके रिमेनिंग आइटम्स हैं उनको रैक्स पर रखा होना चाहिए इमीडिएट यूज़ के लिए। हैवी आइटम्स को हमेशा लोअर शेल्फ में रखना चाहिए, जैसे कि डिस्टिल वाटर और आयरन स्टैंड्स। जो भी आपके रिएजेंट्स हैं और केमिकल्स हैं उनको रैक्स पे रखा होना चाहिए फॉर इमीडिएट यूज़। पॉइजनस और कोरोसिव जो केमिकल्स हैं उनको हमेशा लॉक एंड की में रखना चाहिए। जितने भी सारे केमिकल्स हैं आपके लेबल्ड होने चाहिए। सारे ऑपरेटर्स को क्लीन कर देना चाहिए आफ्टर सम यूज़, ठीक है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। जो भी आपके डिकम्पोजेबल केमिकल्स हैं जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, जो कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें कलर्ड बॉटल में रखना चाहिए और एयर टाइट जार में और कंटेनर में रखना चाहिए। 11th, मिनिमम यूज़ ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। 12th, जो भी आपके हॉट ऑपरेटर्स हैं उनको पेंटेड सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, उसको अनवांटेड केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए। 13, कोल्ड ऑपरेटर्स को तुरंत हीट नहीं करना चाहिए। 14th, आयरन ऑपरेटर्स को टाइम टू टाइम पेंट करते रहना चाहिए, ठीक है, फॉर उसको रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। वुडन आइटम्स को रेगुलरली पॉलिश्ड करना चाहिए, ठीक है। जो कि आपके ब्रास ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रासों से ही पॉलिश्ड करवाना चाहिए, और जितने भी सारे आपके ब्रेकेजेस होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनको नोट डाउन करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटर। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं साइंस लेबोरेटरी का ही आगे हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो हमने बात की थी इंट्रोडक्शन और प्लानिंग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टॉक रजिस्टर के बारे में, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। सो देखिए किसी भी चीज़ को जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उसको रजिस्टर नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से साइंस लेबोरेटरी में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो जैसे कोई भी आपकी साइंस लेबोरेटरी में, हमारी में साइंस लेबोरेटरी में जो भी कोई चीज़ न्यू आती है, ठीक है, कोई भी जैसे ऑपरेटर्स आता है, ठीक है, ऑपरेटर्स कोई भी आता है, ठीक है, उसको प्रॉपरली चेक करना, ठीक है, कि उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, और उसकी एंट्री करना, ठीक है, एंट्री करना रजिस्टर में, ठीक है, ये होता है स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इससे हम किसी भी टाइम पर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम इसको चेक कर सकते हैं कि जो कोई भी ऑपरेटर्स था, ठीक है, वो कौन सी कंपनी से आया था, ठीक है, किस डेट को आया था, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में आया था, इसका प्राइस क्या था। इससे हम ऑडिटिंग के वक्त इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की ऑडिटिंग की होती है। तो ये थी स्टॉक रजिस्टर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक रजिस्टर। देखिए अलग अलग टाइप्स के स्टॉक रजिस्टर होते हैं आपके पास, ठीक है। तो पहला है आपका परमानेंट स्टॉक रजिस्टर, परमानेंट स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, परमानेंट स्टॉक रजिस्टर। सो इसमें देखिए क्या क्या होता है। जो परमानेंट स्टॉक रजिस्टर होता है इसमें आपके पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी होती है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में। सो देखिए
कौन से मंथ में आया, ठीक है, कोई भी जो ऑपरेटर्स है, मंथ एंड डेट, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या चीज़ आई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेटर्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी का था वो ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रेकेज आइटम, नंबर ऑफ ब्रेकेज आइटम मीन्स उसमें से कितने आइटम ब्रेक हुए, ठीक है, और कितने आइटम हमारे पास हाथ में आए, ठीक है, नंबर ऑन हैंड्स, ठीक है, कितने ऑपरेटर्स हमारे हाथ में आए। लास्ट में आते हैं टीचर सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में, ठीक है। ऑपरेटर्स जो था, कौन से मंथ में कौन सी डेट को आया, कौन सा ऑपरेटर्स था, कौन सी कंपनी का था, ठीक है, उसमें से कितने आइटम ब्रेक हुए और कितने हमारे हाथ में आए, एंड टीचर सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकेबल स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। सो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। जैसे देखिए आपकी साइंस लेबोरेटरी में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लास्क, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, फनल्स, ठीक है, पिपेट एंड ब्यूरेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्लास की बनी होती हैं, ठीक है, और जल्दी से टूट भी जाती हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। तो उन चीज़ों को भी नोट डाउन करना, ठीक है, कौन कौन सी जो ऑपरेटर्स हैं वो ब्रेक हुए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। सो उसके लिए ये रजिस्टर होता है, ठीक है, जो भी आइटम हमारे ब्रेक हुए हैं। सो इसमें हम क्या क्या नोट डाउन करते हैं ये देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले तो डेट, ठीक है, कौन सी डेट को कौन सा जो ऑपरेटर्स है जो ब्रेक हुआ है उसको हम फिल करेंगे, ये कौन सी डेट को वो ब्रेक हुआ है। डिटेल्स ऑफ ब्रोकन आइटम, कौन सा आइटम ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिस स्टूडेंट से ब्रेक हुआ है उसके सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एंड वो जो ऑपरेटर्स था वो कैसे ब्रेक हुआ, हाउ द ब्रेकेज टुक प्लेस, ठीक है, क्या कारण था उसका। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ साइंस टीचर, ठीक है, जो टीचर उस वक्त एक्सपेरिमेंट के टाइम पर था, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ साइंस टीचर। एंड लास्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं ब्रेकेबल स्टॉक रजिस्टर में, ठीक है। थर्ड टाइप आती है हमारे पास, थर्ड टाइप है आपके पास कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। देखिए जो भी साइंस लेबोरेटरी में जितने सारे केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे कंज्यूम हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से। तो इन सारी चीज़ों को भी एंट्री करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड मैग्नीशियम वायर, H2SO4 और भी कई तरह के जितने सारे केमिकल हैं, इन सब की एंट्री करना ज़रूरी होता है जो चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो ये था आपका कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप आपका, फोर्थ टाइप है आपकी ऑर्डर रजिस्टर, ठीक है, ऑर्डर रजिस्टर, ये वो रजिस्टर है जिसमें हमने चीज़ों को जो ऑर्डर किया है उसको नोट डाउन करना, ठीक है। जैसे हमने कोई अपरेटस मंगाया है तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है, कि जो ऑर्डर था, कोई भी अपरेटस था, ठीक है, हमने उसको किस डेट को ऑर्डर किया है, ठीक है, कौन सी डेट थी, कंपनी नेम क्या था, ठीक है, कौन सी कंपनी से हमने उस चीज़ को ऑर्डर किया है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑर्डर, हमने कितने आर्टिकल्स ऑर्डर किए थे, ठीक है, उस वक्त, और हमारे पास कितने आर्टिकल रिसीव्ड हुए, ठीक है।
जितने हमने ऑर्डर किए कि और कितने रिसीव हुए, इन सब का भी नोट डाउन करते हैं इसमें, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। डेट, कंपनी नेम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल रिसीव, कॉस्ट ऑफ ईच, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी आपकी ऑर्डर रजिस्टर में। लास्ट एंड फिफ्थ टाइप इज रिक्वायरमेंट रजिस्टर। रिक्वायरमेंट रजिस्टर, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर है उनको भी नोट डाउन करना, ठीक है। इससे हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ का, कि हम ऑर्डर करते वक्त हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या क्या चीज़ ऑर्डर करनी है। सो हम पहले से उसका प्राइस भी थोड़ा सा एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है, उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। उसकी जो भी सारी डिटेल्स हैं वो हम ले लेते हैं, ठीक है। और कौन सप्लायर कौन होगा उसका, ठीक है, सप्लायर कौन होगा, ठीक है, इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट रजिस्टर में हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फ्यूचर में काम आएंगी। तो ये थे आपके 5 टाइप्स ऑफ रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। तो देखिए, पहला रजिस्टर है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर, सेकंड है आपका ब्रेकेबल स्टॉक रजिस्टर, थर्ड है आपका कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, फोर्थ है आपका ऑर्डर रजिस्टर, एंड फिफ्थ है आपका रिक्वायरमेंट रजिस्टर, ठीक है। सो अब ये जो स्टॉक रजिस्टर है इसके कुछ यूजेस क्या हैं, ठीक है, मीन्स इसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो तो देखिए, जो भी आपका रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें नंबर्ड पेजेस होने चाहिए, मीन्स हर पेज के ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका जो आउटर कवर होना चाहिए, उस पर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए आउटर कवर पर, उस कौन से स्कूल का है, स्कूल का नेम, ठीक है, किस किस टाइप का रजिस्टर है आपका, जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताई हैं उनमें से कौन सा रजिस्टर है वो, ठीक है। वॉल्यूम, अगर उसके कुछ पार्ट्स हैं 1 2 3, सो उसमें वॉल्यूम भी लिखा होना चाहिए। टोटल पेजेस कितने हैं इसमें, टोटल पेजेस किसमें कितने हैं इसमें, ठीक है। एंड ओपन एंड क्लोज डेट, ओपन एंड क्लोज्ड डेट, ठीक है, जो भी रजिस्टर है उसको कब ओपन किया गया था और कब उसे क्लोज किया गया था, ये सारी चीज़ें उसके आउटर कवर पर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका, जो आपका स्टॉक रजिस्टर है वो डिवाइडेड होना चाहिए इनटू सम पार्ट्स, ठीक है, पोर्शन में डिवाइडेड होना चाहिए अलग अलग चीज़ के लिए, एंड हेडिंग्स होनी चाहिए, उसमें सब हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। फोर्थ है आपका अल्फ़ाबेटिकली, जो भी इसमें सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होनी चाहिए ताकि हमें कोई भी चीज़ सर्च करने में आसानी हो, ठीक है। फिफ्थ, शुरू स्टार्टिंग में उसका एक इंडेक्स बना होना चाहिए, ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, सफिशेंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, ठीक है, सफिशेंट स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आइटम अगर ब्रेक होता है उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, कौन सा आइटम हमने कंज्यूम कर लिया है उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक, मीन्स जो भी आपका साइंस टीचर है, ठीक है, जो साइंस टीचर है, टीचर इंचार्ज है, उसको एंड ऑफ द ईयर उसको चेक करेगा, ठीक है, टीचर इंचार्ज उस रजिस्टर को चेक करेगा, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको वो भी चेक करेगा, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर। सो ये था स्टॉक रजिस्टर के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने बात की है स्टॉक रजिस्टर के बारे में, ठीक है, इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, ठीक है, हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना है हमें, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर मेथड, ठीक है, जो टीचिंग ऑफ साइंस है उसके सिलेबस के हिसाब से ये हमारा सेक्शन बी में पार्ट आता है, ठीक है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है आपके। सो इसमें फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड, ठीक है। सो जो लेक्चर मेथड होता है ये काफ़ी टीचर्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी वे में जो टीचर्स होते हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो पीपल होते हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स कैसे, जो टीचर्स होते हैं वो तो एक्टिवली अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं
वो पैसिवली सुन रहे होते हैं, मीन्स उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसको सुन रहे हैं। पीपल गेट बोर्ड, यॉन एंड समटाइम्स गो टू स्लीप इवन। अब देखिए जो लेक्चर मेथड होता है इसमें जो टीचर्स होते हैं वही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पीपल होता है वो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, ठीक है, यॉर्निंग आने लगती है उनको, और कभी कभी तो सो भी जाते हैं लेक्चर को सुनते सुनते, ठीक है। अब इसके मेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिकल। देखिए इकोनॉमिकल कैसे है कि इसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, टीचर्स को, मीन्स कोई भी उनको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है, जिसके लिए हमें कई सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। और जो टीचर होता है एक टाइम पे कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। सेकेंड, इट सेव्स मच टाइम। अब ये टीचर का टाइम बचाता है, क्यों? क्योंकि अब कम समय में वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, इस मेथड से। थर्ड, इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ द टीचर। ये टीचर का काम आसान कर देता है, क्योंकि टीचर को इसमें ज़्यादा कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी चार्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक है। जस्ट जो टीचर होता है वो लेक्चर देता है किसी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ द टीचर। फोर्थ, इट इज़ यूजफुल इन इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देखिए जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की फैक्ट्स हो गए, उनको इम्पार्ट करने में स्टूडेंट्स को ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, जितने भी सारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनकी लाइफ हिस्ट्रीज बताने के लिए। डिस्कवरिंग द अननोन फैक्ट्स, जो अननोन फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए लेक्चर मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है इट डज नॉट प्रोवाइड साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। देखिए ये जो मेथड है, अब देखिए लेक्चर मेथड है, इसमें सिर्फ जो बच्चे होते हैं वो लेक्चर सुन रहे होते हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे होते हैं, तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं लाता बच्चों के अंदर, ठीक है। और जो साइंटिफिक मेथड है उनकी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती बच्चों को, सिर्फ लेक्चर के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है और ओनली थियोरटिकल नॉलेज दी जाती है, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी बच्चा करके नहीं सीख रहा है, तो जो लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। थर्ड, द टीचर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ओनली। इसमें जो टीचर होता है वही सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, और जो लर्नर है वो पैसिव लर्नर है, ठीक है। मीन्स वो सिर्फ टीचर की बातों को सुन रहा है, और कभी कभी तो कोई बच्चे नहीं भी सुनते हैं, ठीक है, वो जस्ट इग्नोर करते हैं, उनको ये चीज़ बोरिंग लगती है काफ़ी। फोर्थ, इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल। देखिए अनसाइकोलॉजिकल कैसे है? इसमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि बच्चे अगर कुछ करके सीख रहे हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये अनसाइकोलॉजिकल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? बच्चे अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंड का, ठीक है, माउथ का, स्किन का, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ बच्चे सुन रहे हैं, तो ये अनसाइकोलॉजिकल है। फिफ्थ, देर इज़ नो अश्योरेंस वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये अश्योरेंस नहीं देता है कि जो बच्चे होते हैं क्या वो अटेंटिवली पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, और उन्हें क्या सब कुछ समझ आ रहा है, तो ये इस चीज़ की अश्योरेंस नहीं देते हैं। जो टीचर होते हैं बस वो अपना लेक्चर देते हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं सुनते हैं नहीं सुनते हैं, उससे कोई इसकी कोई अश्योरेंस नहीं है। सिक्स, द रेट ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन बाय द टीचर मे बी टू रैपिड फॉर द लर्नर। अब देखिए कुछ तो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो टीचर्स की लेक्चर्स को समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो टीचर्स होते हैं अपना लेक्चर कंटिन्यूसली दे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लर्नर है, कभी कभी जो लर्नर होते हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, अब वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं, मीन्स उनकी स्पीड के हिसाब से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ये थी इसके कुछ डीमेरिट्स, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी इसकी एप्लीकेशन भी हैं काफ़ी, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे हैं? स्टार्टिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। अब देखिए जो न्यू एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको शुरू में उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए लेक्चर मेथड बहुत ही एप्लीकेबल होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। इससे बच्चों को ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि हमें करना क्या होगा इसमें, ठीक है। एक्सप्लेनिंग डिफ़िकल्ट एंड थियोरटिकल पॉइंट्स विच कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब देखिए कुछ ऐसे थियोरटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसको नहीं पूरा कर सकते, तो ये लेक्चर मेथड जो होता है वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर देता है। एक्सप्लेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड
लेक्चर मेथड इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो लेक्चर मेथड है वो डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। फोर्थ, इन समराइजिंग एंड रिकैपिचुलाइजिंग, ठीक है। किस अब देखिए पूरी हमने जो जैसे कोई भी अगर टीचर ने कोई टॉपिक समझाया प्रोजेक्ट के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, ओवरऑल लास्ट में उसको समराइज करना, ठीक है, और रिकैपिचुलेट करना, तो ये सारा काम है लेक्चर मेथड के अंदर आता है, ठीक है। सो इधर भी ये हेल्पफुल है। फिफ्थ, इन टेलिंग सम रेलेवेंट बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ द टॉपिक, कुछ टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड मटेरियल बताना उसका, कि उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ हमको करना होगा, कैसे करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लेक्चर मेथड से ही करा सकते हैं। ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये जो आपकी टीचिंग ऑफ साइंस है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के हिसाब से, साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, वो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ठीक है। तो साइंस लेबोरेटरी में जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेटर्स को हैंडल करना, ठीक है, कि ऑपरेटर्स को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं, ठीक है, मीन्स खुद से सोचते हैं, थिंक इंडिपेंडेंटली। एंड नेक्स्ट, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है, ठीक है, जो भी वो प्रैक्टिकल काम करते हैं उसके हिसाब से अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। सो जो साइंस लेबोरेटरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए। इसमें जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, ठीक है, और जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हैंडल करना सीखते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब साइंस लेबोरेटरी में हम क्या क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, साइंस लेबोरेटरी में। तो जितनी भी सारी हमको मॉडर्न साइंस में जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स हैं जो हमारी, वो सारी कहाँ से आती हैं, साइंस लेबोरेटरी से, ठीक है। क्योंकि हम साइंस लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो जिससे हमारी जो साइंस मॉडर्न साइंस में अचीवमेंट है वो काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो साइंस लेबोरेटरी है ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ठीक है। इससे जो उनके साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो देखिए अब देखिए जो बच्चा है जब लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है, चीज़ों को जब खुद से हैंडल करता है, ठीक है, खुद से कोई काम करता है तो वो चीज़ उसके माइंड में काफ़ी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, ठीक है, तो जिससे इसका जो माइंड है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ देख के ही सीखता है कोई चीज़, तो जो चीज़ उसको सिखाई जाती है वो उसके ज़्यादातर माइंड में नहीं रहती है, ठीक है, काफ़ी दिन तक नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रहती है और कुछ दिन बाद वो बच्चा भूल भी जाता है, ठीक है। सो चीज़ों को खुद से करना, खुद से हैंडल करना उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और अगर बच्चा सिर्फ देख कर सीखता है तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट साइंस लेबोरेटरी। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसकी प्लानिंग के बारे में, ठीक है, कि साइंस लेबोरेटरी की प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग, ठीक है, इसकी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, वो हमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, किसके लिए, हमारी साइंस को इफेक्टिव
और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हमारी जो साइंस लेबोरेटरी है वो हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है जो नेसेसरी हैं साइंस को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, साइंस को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो अब इसके कुछ हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में कि प्लानिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो साइंस है, ठीक है, साइंस लेबोरेटरी है वो हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती है साइंस के, ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती है हमें, बल्कि एप्लीकेशन एबिलिटी, ठीक है, किसी काम को करने के लिए एबिलिटी देती है ये, ठीक है, एबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारे अंदर स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्किल्स आती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, हमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी आती है, ठीक है, हम इसमें कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट डेवलपिंग साइंटिफिक मेथड, इससे हमारे जो साइंटिफिक मेथड है वो भी एटीट्यूड भी डेवलप होता है, ठीक है, ठीक है, डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये हमारे अंदर इंटरेस्ट लाता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, उससे हमारा इंटरेस्ट आता है साइंस लेबोरेटरी से, और इससे हमें एप्रिशिएशन भी मिलती है, ठीक है, एप्रिशिएशन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देती साइंस के, ठीक है, इससे हमारी जो एप्लीकेशन एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भी इंक्रीज होती है, कंस्ट्रक्शन की एबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ये हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट को डेवलप करता है, ठीक है, और हमें अप्रिशिएशन प्रोवाइड करता है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ की प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से बेस्ट एजुकेशनल पर्पस को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन ये दो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बात करते हैं प्लानिंग के कुछ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, फैक्टर्स, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो है नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने होने चाहिए एक टाइम पर, ठीक है, किसी साइंस लेबोरेटरी में कितने नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मिनिमम स्पेस, मिनिमम स्पेस किसके लिए? किसी एक बच्चे के लिए, ठीक है, उसको उसकी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, मतलब कि उसको बिल्कुल कंफर्टेबली वो एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है, उसको मिनिमम स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड लिमिटेशन किस चीज़ में? नंबर ऑफ साइंस टीचर में, ठीक है, नंबर ऑफ साइंस टीचर में, नंबर ऑफ साइंस टीचर में, ठीक है, मीन्स ज़रूरत के हिसाब से आपके साइंस टीचर्स होने चाहिए, ठीक है, साइंस लेबोरेटरी में, ठीक है। स्टोरेज, चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो मिडिल क्लास और हायर क्लासेस के एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी हो, ठीक है, उसका ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। एंड लास्ट इज इकोनॉमी, ठीक है, मीन्स हमारे पास फंड होना चाहिए, नेसेसरी फंड होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी के। तो प्लानिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर ऑफ पीपल्स इन साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, मिनिमम स्पेस हर एक बच्चे के लिए ताकि वो कंफर्टेबली अपने एक्सपेरिमेंट कर सके, लिमिटेशन होनी चाहिए नंबर ऑफ साइंस टीचर्स में, ठीक है, स्टोरेज होना चाहिए हमारे पास हर चीज़ के लिए, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन ऐसा हो कि मिडिल और हायर क्लासेस के लिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो, ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एंड हमारे पास नेसेसरी इकोनॉमी होनी चाहिए, मीन्स फंड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये हैं प्लानिंग के कुछ फैक्टर। तो चलिए एक बार कुछ सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने इसकी इंट्रोडक्शन और प्लानिंग देखी है साइंस लेबोरेटरी की, ठीक है। हमने बात की जो साइंस लेबोरेटरी है वो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट मेथड से ठीक सीखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑपरेटर्स को हैंडल कैसे करना है वो सीखते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से।
अब साइंस लेबोरेटरी में क्या क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। सो इससे जो हमारी अचीवमेंट है हमारी मॉडर्न साइंस में, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सो जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है। जो साइंस लेबोरेटरी है वो काफ़ी अच्छा मेथड है बच्चों को साइंस सिखाने के लिए। इससे उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा है वो जब लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, ठीक है, चीज़ों को खुद से हैंडल करता है, तो जो उसकी जो नॉलेज है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ देख कर सीखता है तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और बच्चा भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्लानिंग की बात की। प्लानिंग जो है वो हमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि जो हमारी टीचिंग ऑफ साइंस है वो काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो जो हमारी साइंस लेबोरेटरी है वो हमें फैक्ट्स ही नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि एप्लीकेशन एबिलिटी, स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, डेवलप्ड साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्रिशिएशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन ये हमारी बेस्ट एजुकेशन पर्पस को कंप्लीट करती है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या थे कि, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपल्स इन ईच क्लास, ठीक है, ईच क्लास साइंस लेबोरेटरी, मिनिमम स्पेस एक बच्चे के लिए, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली अपने एक्सपेरिमेंट कर सके, लिमिटेशन होने चाहिए नंबर ऑफ साइंस टीचर्स में, ठीक है, स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी में, ऐसा इसका डिज़ाइन हो कि मिडिल और हायर क्लास की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पूरे किए जा सकें, ठीक है, हमारे पास नेसेसरी फंड होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस लेबोरेटरी इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, ठीक है। सो इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि लेक्चर मेथड क्या होता है, ठीक है। सो अब इस वीडियो में देखेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है कि कोई चीज़ जो टीचर होता है, ठीक है, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ में उस चीज़ के बारे में बता भी रहा होता है, ठीक है। कोई चीज़ चीज़ों को शो भी कर रहा होता है, ठीक है, और उसके बारे में बता भी रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों काम जब साथ साथ में होते हैं इसे बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हम इसमें देखेंगे इसकी कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखिए कोई भी टॉपिक अगर टीचर को पढ़ाना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करेगा, ठीक है। प्लानिंग करेगा कि उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है, क्या क्या उसे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना लेक्चर देगा, ठीक है। इन सब की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक बार वो खुद से भी चीज़ों को करके देखेगा कि क्या सारी चीज़ें सही से हो रही हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, ठीक है। अब देखिए जब लेसन कोई भी टॉपिक उस टीचर्स को पीपल को पढ़ाना है, ठीक है, समझाना है, सो वो सबसे पहले लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। मीन्स पूरे ओवरऑल इस लेसन में है क्या, ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू देने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनको आज करना क्या है, वो किस चीज़ के बारे में सीखेंगे। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब देखिए जब टीचर को कोई लेसन प्लान करना है, ठीक है, तो उसे पूरी सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि उसे क्या प्रेजेंटेशन करना है बच्चों के सामने, ठीक है, उसे किस चीज़ के बारे में समझाना है टीचर को, ठीक है, और कैसे कैसे करना है, ठीक है। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, अब देखिए जो भी टीचर ने बताया है, ठीक है, जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, अब उसको करके भी दिखाना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, ठीक है। सो ये फोर्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। लास्ट देखिए अब जो टीचर है उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सब्जेक्ट मैटर को भी प्रेजेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। अब टोटल जितना भी सारा ओवरऑल हुआ है, ठीक है, अब वो सारा चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ब्लैक बोर्ड पर। जो टीचर्स होंगे वो ब्लैक बोर्ड पर उसे
सब कुछ लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो ये थे इसके 5 स्टेप्स: प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके मेरिट्स। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट है हेल्पफुल फॉर टीचर, हेल्पफुल फॉर टीचर्स। ये टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, सॉरी, जो टीचर्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टीचर के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है बच्चों को कुछ कोई चीज़ समझाना। ठीक है, सेकंड है ये इकोनॉमिकल है काफ़ी। ठीक है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है मीन्स बच्चे हैं इजी वे में समझ जाते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, उन्हें कोई चीज़ दिखाते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा ऑपरेटर्स भी नहीं लगते हैं। थर्ड, टाइम सेविंग है ये काफ़ी। अब देखिए एक ही बारे में टीचर ने पूरी क्लास को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया और उसे एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, कम टाइम में, तो ये काफ़ी टाइम सेविंग भी है। फोर्थ, एक्टिविटी बेस्ड है। अब देखिए जब टीचर होता है वो किसी चीज़ को करके बता रहा है। ठीक है, मीन्स खुद से बता रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें प्रैक्टिकल वे में होती हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया। फिफ्थ, क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज। अब इससे जो भी बच्चों को नॉलेज मिल रही है ना, वो क्लियर होती है, साफ होती है। मीन्स बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा होता है कि चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। ठीक है, और हमें कैसे करना है। परमानेंट नॉलेज। सिक्स्थ, सो देखिए हमने हेल्पफुल फॉर टीचर्स, इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, एक्टिविटी बेस्ड, क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज, एंड सिक्स्थ है साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैसे है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं इसमें अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हैं इसके? इसके डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है विजिबिलिटी। अब देखिए विजिबिलिटी का क्या मतलब है इधर? विजिबिलिटी मीन्स, अब देखिए जब टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, टीचर्स जो हैं वो एक जगह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी डेमोन्स्ट्रेटिव टेबल पे, और उनके चारों तरफ बच्चे होंगे। ठीक है, उस डेमोन्स्ट्रेशन के सामने। अब देखिए बच्चे अगर 10 to 15 हैं, 10 to 15 है और मैक्सिमम 30 भी चल जाते हैं। ठीक है, उनको समझ आ रहा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा क्लास होती है ना तो बच्चों को समझ नहीं आता है, क्योंकि इधर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इससे बच्चों को ईजिली जो चीज़ें हैं जो टीचर समझा रहा होता है वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट है इसका डीमेरिट्स, विजिबिलिटी। सेकंड है नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर है वो दोनों साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ आएगी, कुछ कुछ चीज़ों को बच्चों को नहीं आएगी। लेकिन जो टीचर है वो तो सभी को एक साथ समझा रहे हैं, वो बच्चों को अलग अलग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा बच्चा कैसा लर्नर है। सो ये नॉट चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, थर्ड, नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए इसमें जो जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, वो टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। मीन्स बच्चे अपने जो भी लेक्चर है, कोई भी टॉपिक है, उसको खुद से नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग को फोकस नहीं करता है। फोर्थ, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये जो मेथड है इसमें जो टीचर्स होते हैं वो तो अपनी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, वो चीज़ों को जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट दिखाना है वो उसको जल्दी से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे। तो ये कभी कभी ये जो स्पीड होती है इनकी, एक्सपेरिमेंट की स्पीड होती है, ये बच्चों के देख रेख में नहीं होती है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं इनको कोप अप नहीं कर पाते हैं, साथ में इनके चल नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडर
साइंटिफिक एटीट्यूड, रेंडर साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, अब इससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं लर्निंग बाय डूइंग से नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, बस वो चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनको ये चीज़ साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, सिक्स्थ, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बस सभी को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, टीचर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा लर्नर है। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आता है आपका इसका रोल ऑफ टीचर। ठीक है, इसमें टीचर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ टीचर। सो फर्स्ट है आपका जो टीचर होना चाहिए, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर मीन्स उनको चीज़ों के बारे में पता हो, उसकी थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक उनको पढ़ाना है, हैव बोथ थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। उनके पास दोनों टीचर्स के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट भी करना है कोई चीज़ों को, और उनको एक्सप्लेन भी करना है। सो इसके लिए दोनों नॉलेज चाहिए। जो टीचर्स होने चाहिए काफ़ी मोटिवेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करें कुछ करने के लिए। टीचर्स के अंदर स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको अच्छी तरह से करा सकें। ठीक है, सो दीज आर रोल ऑफ टीचर। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे लेसन प्लानिंग की। ठीक है, कि साइंस के जो लेसन प्लान है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग देखेंगे और स्टेप्स देखेंगे इसके। ठीक है, सो चलिए पहले देखते हैं इसके। अब देखिए मीनिंग क्या होता है, लेसन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इससे जो टीचर्स होते हैं वो अपने लेसन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं और प्लान करते हैं कि उन्हें क्या क्या उस टाइम पर उन बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, पूरे लेसन की प्लानिंग करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सो जो भी टीचर्स को पढ़ाना है, टीच करना है, वो चीज़ उनकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब लेसन प्लान में होता क्या क्या है कि जो टीचर है उन्हें क्या पढ़ाना है। ठीक है, वट टू टीच, वट टू टीच, क्या पढ़ाना है। ठीक है, और कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। ठीक है, और किसको पढ़ाना है, होम टू टीच। ठीक है, होम टू टीच किसे पढ़ाना है। नेक्स्ट और लास्ट में कि हम कैसे टीचर जो बच्चों की कैसे उनकी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, हाउ टू टेक टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, होम टू टीच एंड हाउ टू टेक टेस्ट। ठीक है, मीन्स स्टूडेंट्स को कैसे चेक करेंगे कि उन्होंने इस चीज लेसन को समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है, उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक लेसन प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि एक लेसन प्लानिंग की कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स प्री प्लान्ड प्लान, प्री प्लान्ड प्लान। ठीक है, जो भी आपका लेसन प्लान होना चाहिए। देखिए ये जो ये होता है ये प्री प्लान्ड होता है, मीन्स पहले से ही प्लान होता है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि मतलब कि एट अ टाइम जो भी चीज़ पढ़ानी है हम उसी को तुरंत प्रिपेयर करेंगे। ये पहले से ही प्री प्लान होता है। ठीक है, कि टीचर्स को क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, थर्ड कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक प्रोसेस, कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब जो बच्चे कोई भी अगर जो टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहा होता है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे में चलता है। ठीक है, मीन्स
ऑर्डर वाइज चलता है, ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर, कैरीज टीचिंग इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। फोर्थ है आपका हेल्प्स टू अचीव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, टीचिंग के, उनको पूरा करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है, लेसन प्लान मीन्स एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है, तो जिससे बच्चे होते हैं वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके स्टेप की तरफ, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं लेसन प्लानिंग में। सो फर्स्ट है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। पहले तो लेसन प्लान की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि उन्हें क्या चीज़, टीचर्स को क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अभी देखिए ये जो स्टेप्स हैं ये हर्बर्ट की तरफ से हैं, ठीक है, इन्होंने ये कुछ स्टेप दिए थे इसके। सेकंड है प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी लेसन प्लान हैगा उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, सेकंड स्टेप है। थर्ड एसोसिएशन और कंपैरिजन, एसोसिएशन और कंपैरिजन, सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके जोड़ देना, ठीक है, मीन्स जो भी टीचर ने पढ़ाया प्रेजेंट किया है उन सबको ओवरऑल व्यू दे देना। फोर्थ जनरलाइजेशन, उसका एक जनरलाइज्ड व्यू बना देना, ठीक है, ये फोर्थ स्टेप होता है आपका। फिफ्थ, जो भी लेसन प्लान पढ़ाया गया उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज रिकैपिचुलेशन मीन्स इवैल्यूएशन, कि बच्चों को कितना समझ आया है, ठीक है, उन्होंने कितना चीज़ों को समझा है, ये सारी चीज़ें रिकैपिचुलेशन है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि लेसन प्लान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या इसके मेंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले तो शेप द टीचिंग वर्क, ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है, शेप द टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क को शेप करना, मीन्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर देना। ये इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इंश्योर करता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, ठीक है। सेव्स टाइम्स एनर्जी, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए जब सभी चीज़ें प्लान होती है कि टीचर को क्या क्या करना है, तो इससे टाइम और एनर्जी की दोनों की ही सेविंग होती है, ठीक है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर, ठीक है, टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्लास में क्या पढ़ाना है, ठीक है। फिफ्थ, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी इजी होती है कि लेसन प्लानिंग पहले से ही प्रिपेयर होता है, उसमें टीचिंग मेथड क्या क्या यूज़ करने हैं, ठीक है। सिक्स्थ, फॉर्मुलेट क्वेश्चन फॉर रिकैपिचुलेशन। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं, ठीक है, लास्ट में ये भी लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होता है। तो ये हैं इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इससे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, ठीक है, टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, कि क्या क्या चीज़ें उनको क्लैरिफाई होंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे हमको अचीव करने हैं, ठीक है, हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। सेकंड, इससे प्रीवियस नॉलेज भी टेस्टिंग हो जाती है, पीके टेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है, बच्चों की लेसन प्लानिंग से, ठीक है। थर्ड, इससे टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि उनको पता होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है एट द टाइम ऑफ लेक्चर, एट द टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। सेविंग टाइम एनर्जी, इससे टीचर्स और स्टूडेंट का दोनों का ही टाइम और एनर्जी बचती है, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है क्या क्या करना है, तो इससे
उन्हें पता होता है कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ठीक है। सो इससे टाइम और एनर्जी की दोनों की सेविंग होती है। फिफ्थ, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। अब देखिए टीचर को ये पूरा पता होता है, ठीक है, कि उसे क्या लेसन प्लान उन्होंने किया है, ठीक है, उसको उनके बारे में पहले से ही नॉलेज होती है लेसन प्लान के बारे में टीचर को, तो इसमें उनकी सब्जेक्ट की मास्टरी होगी, ठीक है। सिक्स्थ, कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्टीन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। सिक्स सेवन्थ, प्रॉपर रिकैपिचुलेशन। अब देखिए इसमें लेसन प्लानिंग में इनके जो क्वेश्चंस होते हैं पहले से रेडी होते हैं, सो प्रॉपर रिकैपिचुलेशन भी हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर रिकैपिचुलेशन। एट्थ, अब देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑन टाइम। जो आपका सिलेबस है टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन। ये आपका सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन बी का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम इस अब एक एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएशन वाला टॉपिक जो है आपका, ठीक है, और इसके साथ में CCE बेस्ड जो है आपका वो भी पार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो इवैल्यूएशन होता क्या है, देखिए जो भी आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं और मेजरमेंट्स होती हैं कुछ, ठीक है, मेजरमेंट और एग्जामिनेशंस होते हैं, ये सारा कुछ इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक है। पहले हम ये सारे टर्म अलग अलग यूज़ करते थे, लेकिन अब ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी हम मेथड लगाते हैं वो सारा कुछ इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है। मीन्स इसमें हम पूरे बच्चे की, स्टूडेंट की ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका, ठीक है। हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या उसमें क्या चेंज आया है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है, पूरी स्टूडेंट की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कितने असाइनमेंट्स किए, टेस्ट कितने हुए, उसके यूनिट टेस्ट, ठीक है, असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम एक जजमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है, जजमेंट फॉर्म करते हैं कि बच्चे ने कैसा किया, डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर, कितनी ग्रोथ हुई है उसके अंदर। उसके बाद लास्ट में एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डिसीजन लेते हैं उसके बच्चे के लिए, ठीक है, कि उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि उस बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए किसी बच्चे ने अपने साइंस टेस्ट में 60 मार्क्स अटेन किए, ठीक है, उसके 60 मार्क्स आए। अब देखिए ये एक मेजरमेंट होगी हमारी, मीन्स देखिए जो 60 मार्क्स है ये एवरेज मार्क्स है कि बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू जजमेंट क्या थी कि 80 मार्क्स उस साइंस टेस्ट के लिए काफ़ी वो थे, ठीक है, मीन्स जो 80 थे वो वैल्यू जजमेंट है, मीन्स इतने तो आने चाहिए थे एवरेज स्कोर, ठीक है। जो 60 थे वो ओवरऑल उसके लिए काफ़ी नहीं था, ठीक है। तो ये जो आपका इवैल्यूएशन होता है मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो बच्चे की जो पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कॉनोटिव, ठीक है, कॉनोटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। तो ये क्या होता है, चेंज इन टोटल बिहेवियर, बच्चे में टोटल चेंज कितना आया है, ठीक है। तो ये था इवैल्यूएशन। अब चलते हैं आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट है, इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑल द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, जो भी बच्चा लर्न कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, ये एक मीन होता है, ठीक है। सो द इवैल्यूएटर शुड मेक यूज ऑफ टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, checklist and value judgment to gather complete and reliable information about the student। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, कोई भी इवैल्यूएटर होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इंटरव्यू करता है, उसको एक स्केल पर लेके आता है, ठीक है, उसको रेट करता है, ठीक है,
चेकलिस्ट साइन करता है, वैल्यू जजमेंट देता है, जो भी उस बच्चे की सारी कंप्लीट नॉलेज है उसको गैदर करता है, ठीक है, जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की उनको गैदर करना। तो ये है, इन इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ऑल द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। सेकेंड है आपका, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। देखो बच्चे का जो भी आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो भी टोटल इसका डाटा है वो सारा कुछ इसमें सिस्टमैटिक वे में इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड, evaluation is comprehensive. Comprehensive means understanding. It is not simply concerned with the academic status of the students, but with all aspects of his growth. देखो जी इसमें इवैल्यूएशन में सिर्फ हम एकेडमिक ग्रोथ को ही नहीं लेते, ठीक है, उसके जो टेस्ट हुए हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है उसको ही नहीं लेते हैं, बल्कि जो भी जितनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इन सब का जो टोटल ओवरऑल होता है, परफॉर्मेंस होता है, इन सब में लिया जाता है, विच इंक्लूड्स बोथ कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। फोर्थ है आपका, इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको जस्ट एक बार हमने किया और इसको छोड़ दिया, ठीक है, किसी टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है, कॉन्टिन्यूस है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर क्लास और स्टेज ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं है एक क्लास में हमने इवैल्यूएशन किया उसके बाद बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, ये हर एक क्लास में होता है, हर एजुकेशन के स्टेज पर होता है। इट इज़ टू बी कंडक्टेड कॉन्टिन्यूसली एज द स्टूडेंट पासिस फ्रॉम वन स्टेज और ग्रेड टू अनदर। जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब तक उसका कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन होता रहता है। फॉर वन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, फ्रॉम वन स्कूल टू अदर, ठीक है, जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, ठीक है, It times starts at the time the child seeks admission in a particular grade in the form of placement evaluation. देखो जब बच्चा किसी स्कूल में किसी पर्टिकुलर ग्रेड में एडमिशन लेता है तो उसका एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है। इट कंटिन्यूअस एज द चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बाद जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है वो एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन होता है, मीन्स जब बच्चे का एडमिशन हो रहा होता है, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्टडी उसका फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और यूनिट उसका समेटिव, सॉरी ये समेटिव है, ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर ग्रेड, ठीक है, किसी ग्रेड के कोई भी क्लास में बच्चा है उसके एंड पर जाके जो टेस्ट होता है वो है समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ओवरऑल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें हमने 4 इवैल्यूएशन पढ़े, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। फिफ्थ है, इवैल्यूएशन रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन अ केयरफुल मैनर। जो इवैल्यूएशन है इसको एक डाटा चाहिए होता है, ठीक है, बिल्कुल जो भी केयरफुली मैनर से देखा जाए, ठीक है, जो भी बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको इन सब का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 6, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग जजमेंट, इसमें हम जजमेंट फॉर्म करते हैं किसी बच्चे के लिए, उसके लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसकी प्रोग्रेस कितनी है, उसको किसी चीज़ में क्या डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, और उसको करेक्टिव मेजर उनको कैसे ठीक किया जाए ताकि उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। 7th, it involves assessment of all the teaching learning outcomes in terms of overall behavior change. ये एक तरह का असेसमेंट होता है जिसमें पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो आउटकम है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उसके चेंज में उसका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल। सो इट गोज बियॉन्ड द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स टू कवर स्किल, एप्लीकेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड अप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है। So therefore, area and field of testing the stipulated objectives has been greatly increased by adopting this new term. तो जो evaluation है, हमने evaluation की term को क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हम overall development देख रहे हैं बच्चे का, cognitive as well as cognitive as well as affective, ठीक है। So चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। So इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, all means of collecting information about students learning, ठीक है, मीन्स उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिस्टमेटिक कलेक्शन मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। थर्ड, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है,
फोर्थ इट इज कॉन्टिन्यूअस, फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इन अ केयरफुल मैनर, सिक्स्थ फॉर्मिंग जजमेंट प्लस टेकिंग डिसीजन, और उसके मेजर्स भी, रेमेडियल मेजर भी करना, ठीक है, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। फिर लास्ट है असेसमेंट ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग आउटकम्स, तो भी जितनी भी सारी टीचिंग लर्निंग हुई है उसका क्या रिजल्ट आया है उसकी असेसमेंट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन देखा, इवैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए हमने उसमें भी रीड कर लिया था थोड़ा सा कि इवैल्यूएशन के कौन कौन से स्टेजेस पे कौन सा इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें 4 तरह के इवैल्यूएशन आते हैं आपके, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है ये एट दी बिगिनिंग होता है, ठीक है। जब हम किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे उसकी जो इवैल्यूएशन होती है, मीन्स उसके प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना, ये सारा कुछ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये जो है दोनों ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो आपका समेटिव है ये एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं सारा कुछ। सो फर्स्ट है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। सो फर्स्ट है डज द स्टूडेंट पोजेस द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू बिगिन द प्लान इंस्ट्रक्शन, कि क्या बच्चे के अंदर वो नॉलेज और स्किल है जो हमारे आने वाले प्लान इंस्ट्रक्शन में शुरू होगी, ठीक है। सेकेंड, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द स्टूडेंट ऑलरेडी मास्टर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारी प्लान इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से बच्चे को कितना उसमें मास्टरी है, मीन्स उसे कितनी नॉलेज है, ठीक है। थर्ड, विच मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड सूट द स्टूडेंट्स नीड्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, स्टूडेंट की नीड एबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से उसके लिए कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन सही रहेगा, ठीक है। सो ये सारा कुछ हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में टेस्ट करते हैं। सो द एम ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन is thus to determine the position in the sequence of learning activities and the mode of instruction that is likely to benefit the pupil the most। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का क्या एम होता है कि बच्चे की पोजीशन का पता लगाना, ठीक है, कि उसकी जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ उसमें क्या उसकी पोजीशन है, उसको कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सेकेंड है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब देखिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ये दोनों एट दी मीन्स मिडल ऑफ द लर्निंग, ठीक है। जब बच्चा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स स्टडी कर रहा होता है, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों इवैल्यूएशन होती हैं। तो इट इज़ यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो इसमें बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, जब उसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इससे टीचर और स्टूडेंट को दोनों ही फीडबैक मिलता है, ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे देखिए टीचर के लिए क्या फीडबैक होता है कि उसका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसे उसको मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है, बच्चों के हिसाब से, और कौन कौन सी उसे रेमेडियल वर्क चाहिए होती है, ठीक है, कौन सी उसे रेमेडियल वर्क देनी चाहिए जब ज़रूरत हो। उसके बाद स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्प करता है ये उसकी लर्निंग सक्सेस में, उसको रीइंफोर्स करने के लिए, ठीक है, ताकि और वो लर्न करें, और जो भी उसकी खामियां हैं लर्निंग में, ठीक है, जो भी उसकी मुश्किलें आ रही हैं उनको सही करना, ठीक है, इन सबको पहचानना, ये सारा कुछ आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। सो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये डायरेक्टली टुवर्ड्स होता है इम्प्रूविंग लर्निंग को इम्प्रूव करने में और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में। उसके बाद है आपका थर्ड है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब देखिए जो भी हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो भी हमें डिफ़िकल्टीज आई, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक में उन डिफ़िकल्टीज़ को, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पता लगाया जाता है, ठीक है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। मीन्स उस जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसका क्या कॉज था, कारण क्या था, और उसके लिए एक रेमेडियल एक्शन क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। फोर्थ है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ग्रेड, और उसको सर्टिफिकेट देना,
ठीक है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे की कितनी रही है। सो इसमें देखिए एक तो एकेडमिक जो भी आपकी सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरा उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट, रेटिंग ऑफ लेबोरेटरी स्किल्स, इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई है बच्चे की, वो सारी चीज़ें समेटिव इवैल्यूएशन में देखी जाती हैं। So beside grading, this kind of evaluation provides information for judging the appropriateness of the course objective and the effectiveness of instruction. अब इससे क्या हम जज कर सकते हैं कि जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स कितने पूरे हुए हैं, ठीक है, और जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें कितनी इफेक्टिवनेस आई है, ठीक है, मीन्स वो कितने अच्छी तरह से वर्क किए गए हैं। सो देखिए अब इसको ओवरऑल देख लेते हैं हमने क्या इसमें पढ़ा, ठीक है। सो जो आपकी टाइप्स क्या थी, पहली थी प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इसमें नॉलेज एंड स्किल्स को देखा जाता है कि उसकी बच्चे की कितनी नॉलेज एंड स्किल्स हैं। ऑब्जेक्टिव मास्टरी, उसकी जो भी हमने प्लान इंस्ट्रक्शन है उसकी कितनी मास्टरी उसकी, उसको कौन कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। सेकेंड है फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव ये होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, मॉनिटर को प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, कॉन्टिन्यूस फीडबैक, रेमेडियल वर्क, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। सी है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या हमने देखा, जो भी डिफिकल्टीज है लर्निंग में उनको देखा जाता है, उसका कॉज क्या था और उसके लिए कौन सी रेमेडी देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आती हैं। डी समेटिव इवैल्यूएशन, इसमें बच्चे की ओवरऑल अचीवमेंट, जितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट हुई है, ठीक है, कितने हुए हैं, कितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, ये सारा देखा जाता है। इसमें बच्चे को ग्रेड्स और सर्टिफिकेट असाइन किए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, लेबोरेटरी स्किल्स, रेटिंग, प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे का कितना रहा है। जजिंग कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको जज करना, कितने ये अचीव हुए हैं, और हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उनकी कितनी इफेक्टिव रहे हैं वो पूरी लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए आज हम करने जा रहे हैं जो आपके सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में जो आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो चीज़ हमें पूरी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फील्ड ट्रिप्स, ठीक है, ये सारा कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा फील्ड ट्रिप्स है, ठीक है। देखो फील्ड ट्रिप्स क्या होती है कि बच्चों को कहीं लेकर घूमने जाना, ठीक है, उनको अलग अलग जगह दिखाना, ठीक है। कोई जैसी चीज़ होगी जैसे साइंस सिटी होगी, ठीक है, कोई हिस्टोरिक प्लेस हो गई, तो ये होती है फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके लिए तो हम अगर उसको प्लांट्स के बारे में बताना है तो हम अपने स्कूल के प्लांट्स को उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह की शॉर्ट ट्रिप हो जाती है, ठीक है। और जो हायर क्लासेस के लिए अगर हमें उनको फील्ड ट्रिप ले जाना है, जैसे कि नेशंस कैपिटल, जैसे हमारे देश की कैपिटल क्या है उधर घुमाने ले जाना है, तो ये हायर क्लासेस के लिए होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए भी होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी होती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है अपनी नेचुरल ब्यूटी को लेकर, ठीक है, और बच्चे मज़े भी करते हैं थोड़ा सा, वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के जो क्लासेस होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग चलकर बच्चे कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग हाउ टू वर्क टुगेदर, और बच्चे खुद से खुद काम करना, मिलकर काम करना भी सीखते हैं। लर्निंग हाउ टू वर्क टुगेदर, ओके। अब देखिए फील्ड ट्रिप्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। मेन फर्स्ट है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना, ठीक है। जब बच्चे खुद से हैंडल करते हैं तो वो सारी चीज़ें उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कि किसी टॉपिक के बारे में एक ओवर व्यू देना, ठीक है, उनको उस जगह के बारे में दिखा देना पहले से। सेकेंड मोटिवेशन, इससे बच्चों के अंदर लर्निंग के लिए मोटिवेशन आता है कि वो कुछ नया सीखे। थर्ड मीनिंग टू लर्निंग, मीन्स जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उनका उसको मतलब समझ आ जाए, ठीक है, मीनिंगफुल हो, लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल। फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जब बच्चे फील्ड ट्रिप्स पर जाते हैं तो वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इससे उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम के हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इससे बच्चों के अंदर पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। जब बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो सोसाइटी से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं, नए नए साइंटिस्ट से मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह जाके, तो इससे उनके अंदर सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है।
अब ये जो फील्ड ट्रिप्स हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जो फुल ट्रिप्स है फुल डे के लिए हो, जैसे कि किसी हिस्टोरिकल साइट्स पे जाना हो, ठीक है, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया आपका, ऐसी जगह पर। तो ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तो इसमें फुल डे लग जाता है, ठीक है, ये फुल डे है। सेकंड है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, जैसे किसी की फैक्ट्रीज में घूमना, किसी भी तरह की फैक्ट्रीज हो गई, रेडियो स्टेशंस हो गए, न्यूज़पेपर प्लांट्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, म्यूजियम्स हो गए, ठीक है, इन सारी जगहों पर थोड़ा सा ही टाइम लगता है, जैसे आधे दिन का, तो ये होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। थर्ड है वॉक अराउंड द ब्लॉक्स टू सी नेचर, अपने स्कूल के चारों तरफ घूमना, अपने नेचर को देखना, ठीक है, और कुछ अपने नेबरिंग फार्म में जाना, ठीक है, खेतों में जाना, और किसी पार्क में घूमना, ये कुछ मूवमेंट के लिए होता है। तो इसमें 3 टाइप्स आ गई, फुल डे, शॉर्ट टर्म एंड कुछ मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब देखो, इन फील्ड ट्रिप्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो फील्ड ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सभी चीज़ ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से, इवैल्यूएशन करते रहना बीच बीच में। नेक्स्ट हाउ एंड वाई ऑफ थिंग्स, बच्चों को बताना ये चीज़ें कैसे हैं और क्यों हैं। टीचर एज अ गाइड, जो टीचर होता है वो गाइड की तरह काम करता है। मीन्स जब भी हम फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएशन, ठीक है। जब पूरी फील्ड ट्रिप्स हो जाती है उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेना और उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना, ये भी एक इसका पार्ट होता है। इवैल्यूएशन मीन्स ओवरऑल असेसमेंट करना, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको डायग्नोस करना, ठीक है, आपस में डिस्कशन करना जो भी हमने फील्ड ट्रिप किया है, ठीक है, और फिर उसके बारे में बच्चों से फीडबैक लेना, ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन में वो दोबारा से गलती ना हो, ठीक है। तो ये थी बात फील्ड ट्रिप्स की, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल गार्डनिंग की, ठीक है। सेकंड है स्कूल गार्डनिंग। सो स्कूल गार्डनिंग में क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद नेचुरल वर्ल्ड, हम अपने नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। कनेक्शन विद नेचुरल इन्वायरमेंट, हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्शन बनाते हैं। साइक्लिक नेचर ऑफ द सीजन, हम अपने जो सीज़न के साइक्लिक नेचर है, जो टाइम टू टाइम हमारे सीज़न चेंज होते थे, उसका भी नेचर समझते हैं, ठीक है। फूड कम्स फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, ये सब कुछ इसमें सीखते हैं। अब जो स्कूल गार्डनिंग है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं स्कूल गार्डनिंग में। तो अब हम वो उसको देखेंगे, ठीक है। सो पहला है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में स्टोरीज लिखवा सकते हैं नेचर के ऊपर, ठीक है। बच्चों से स्क्रैप बुक बनवा सकते हैं और न्यूज़ लेटर लिखवा सकते हैं स्कूल गार्डनिंग के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश में तो हमारा ये काम हो गया। सेकंड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, काउंटिंग सीड्स, प्लांट्स और फ्लावर्स, इन सबको काउंट करना, ये सारा कुछ मैथ्स के अंदर आ जाएगा। फ्रैक्शन का यूज़ करना, ठीक है, फ्रैक्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, मीन्स 5, एंड नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं अपॉन उसका फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। रेनफॉल मेजरमेंट करना कि कितनी रेनफॉल हुई है, कितने मिलीमीटर रेन हुई है। मेजर प्लांट हाइट, जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट को मेजर करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है स्कूल गार्डनिंग में, ठीक है। थर्ड है आपका साइंस। साइंस के अंदर क्या क्या आता है कि प्लांट्स की नीड्स क्या हैं, कुछ पौधों को जो भी जितने सारे पौधे हैं उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं। सेकंड है लाइफ साइकिल, उनका लाइफ साइकिल समझना। सीजनल चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में समझना। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो भी जितने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट समझना, ठीक है। वेदर ऑब्जर्वेशन करना कि मौसम कैसा रहेगा, ये सारा कुछ साइंस के अंदर आ जाता है। फोर्थ है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम स्कूल गार्डनिंग में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को समझ सकते हैं। स्केल ड्राइंग एंड मैप ऑफ गार्डन, हम गार्डन का मैप बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, और वाटर साइकिल को समझ सकते हैं और उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिफ्थ है आईसीटी। आईसीटी मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड, तो जो भी हमारा सारा डाटा होगा स्कूल गार्डनिंग का उसको हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है, डाटा इनटू कंप्यूटर। सेकंड है ग्राफ्स एंड चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, कौन से प्लांट्स कितने हैं उसका ग्राफ बना सकते हैं। जो हमारे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं रिलेटेड टू स्कूल गार्डनिंग। एंड नेक्स्ट गार्डनिंग न्यूज़ ऑफ स्कूल, जो भी हमारी गार्डनिंग न्यूज़ है उसको हम अपनी स्कूल की वेबसाइट पर डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ आईसीटी के अंदर आ जाता है। सिक्स्थ है आपका फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में बच्चों से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है, उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बता सकते हैं और हेल्दी ईटिंग के बारे में बता सकते हैं कि एक अच्छा खाना कैसे खाया जाए, ठीक है।
सेवन्थ है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टडी ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं कि हिस्ट्री में पास्ट में कैसे स्टडी प्लांट्स की स्टडी की जाती थी। स्टडीज़ फॉर गार्डनिंग थ्रू हिस्ट्री, हम ये भी समझ सकते हैं कि गार्डनिंग कैसे की जाती थी हिस्ट्री में, ठीक है। डिग फॉर विक्ट्री कैंपेनिंग, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं बच्चों को, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा कुछ स्कूल गार्डनिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्कूल गार्डनिंग। थर्ड हम बात करते हैं बायोलॉजी फेयर्स के बारे में, ठीक है, बायोलॉजी फेयर्स के बारे में। सो बायोलॉजी फेयर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड इन द लाइफ साइंस, उन सभी का ऑर्गेनाइज करवाना, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराना जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, अलग अलग कैंपेन चलाना, मीन्स डिबेट्स करवाना, कंपटीशन करवाना, ये सारे इसमें बच्चे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एड्रेसिंग करंट इशू, जो भी हमारा करंट इशू है उसको एड्रेस करना, लोगों के साथ डिस्कस करना। स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद प्रोफेशनल्स इन लाइफ साइंस, जो भी लाइफ साइंस में प्रोफेशनल्स हैं, मीन्स साइंटिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट, उनसे कांटेक्ट बनाना, ठीक है। ये सब कुछ बायोलॉजी फेयर्स में आ जाता है। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसमें से इतना ही कुछ कवर किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ है साइंस फेयर, ठीक है। साइंस फेयर आपने अपनी क्लासेस में भी सुना होगा, छोटी क्लासेस में, ठीक है। साइंस फेयर आप गए भी होंगे। तो ये होता क्या है, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो साइंस फेयर होता है से, ठीक है, इसमें वर्क प्रेजेंटेड इफेक्टिवली, जो भी बच्चे काम करते हैं, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है, उनके काम को, कोई भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, न्यू आइडियाज़, टेक्निक्स, डिस्कवरीज, इन सब की प्रेजेंटेशन करना, ये सारा कुछ कहाँ होता है, साइंस फेयर्स में होता है, ठीक है। अब ये जो साइंस फेयर होता है ये स्कूल लेवल पर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है और नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम री इन्फोर्स कर सकते हैं बच्चों की हॉबीज़ को, उनके इंटरेस्ट को और उनका एटीट्यूड्स को साइंस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। अभी साइंस फेयर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है, एम क्या होता है। फर्स्ट है साइंस एक्टिविटीज़ को डेवलप करना, ठीक है, ताकि बच्चे साइंस एक्टिविटीज़ करें। सेकेंड, डेवलप साइंस एग्जिबिट्स, मीन्स अलग अलग चीज़ों, साइंस से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को करें, एग्जीबिशन। थर्ड, डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस, बच्चों के अंदर इससे साइंस का इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वो इन्वेंशन करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। फोर्थ, री इन्फोर्स साइंटिफिक हॉबीज़, उनके अंदर साइंटिफिक हॉबीज़ को डेवलप करना, री इन्फोर्स करना। फिफ्थ, इससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक टैलेंट आता है, बच्चे क्योंकि नए नए इन्वेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनके अंदर टैलेंट भी आएगा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग होगा। टू इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक क्रिएटिवली, बच्चों को इनकरेज करना कि वो क्रिएटिवली सोचें, ताकि उनसे नए इन्वेंशन हो सके, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचें, नई टेक्निक्स के बारे में सोचें। सेवन्थ, टू डेवलपिंग इंटरेस्ट इन साइंटिफिक स्किल्स, जितनी भी सारी हमारी साइंटिफिक स्किल्स हैं उसके लिए इंटरेस्ट को डेवलप करना, ठीक है। सेकेंड, एट्थ, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना कि वो इंडिपेंडेंटली सोचे और कुछ कोई नए नए आइडियाज़ लेकर आए, ठीक है। एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स में मतलब क्या क्या होता है इसमें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर्स, प्रोजेक्ट्स, आर्टिकल्स, फिल्म शोज, एक्सपेरिमेंट एड्स, ये सारी चीज़ें हम किस में कवर करते हैं, साइंस फेयर्स में, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट है डिबेट्स, पेपर रीडिंग। सेकंड, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स। थर्ड, ऐसे कंपटीशन। फोर्थ, वर्कशॉप्स। फिफ्थ, साइंस क्विज। सिक्स्थ, लेक्चर बाय साइंटिस्ट और साइंस टीचर, ठीक है, कोई साइंटिस्ट से हम लेक्चर करवा सकते हैं, ठीक है, उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलवा सकते हैं, या फिर किसी साइंस टीचर से कोई लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। सेवन्थ, फिल्म शोज, स्लाइड शोज, पपेट शोज ऑन साइंस थीम्स, ठीक है। तो ये सब कुछ साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस फेयर्स में करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब इस साइंस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे होता है ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज। तो फर्स्ट है, जहाँ भी हम साइंस फेयर करवा रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, ठीक है, कोई भी उसमें कट ना लगे। सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, यूरिनल्स, ये सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, एंट्रेंस और एग्जिट के लिए प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है। फोर्थ, अलॉटमेंट ऑफ स्पेस, सभी साइंस की सभी स्ट्रीम के लिए अपना एक स्पेस हो, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो। फिफ्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी, मीन्स सभी से कम्युनिकेशन करने के लिए कोई वे होना चाहिए उधर, ठीक है।
सिक्स्थ प्रॉपरली लेबल्ड, कौन सी जगह कहाँ पर है साइंस फेयर में, ये सब कुछ लेबल्ड होना चाहिए, कौन से सेक्शन हैंगे इधर, ठीक है। सेवन्थ, गुड क्वालिटी वायर्स, जो भी जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं साइंस फेयर में जो यूज़ हो रहे हैं उसमें जो वायर्स हैं उनकी गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एट्थ, सिमेट्रिकल फर्नीचर, जो फर्नीचर हो उधर का कोई भी टेबल चेयर हो सब कुछ सेम हो, सिमेट्रिकल हो। नाइन्थ, लार्ज हॉल होना चाहिए, बिग साइज क्लासरूम होनी चाहिए, सेंट्रली सिचुएटेड होना चाहिए, जो भी साइंस फेयर हो रहा है वो सिटी के बिल्कुल सेंटर में हो ताकि चारों तरफ से, सिटी के चारों तरफ से उधर बच्चे आ सकें, ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। टेंथ, डिफरेंट सेक्शन, अब साइंस फेयर में साइंस से रिलेटेड अलग अलग सेक्शन बना देने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स वाले अलग, केमिस्ट्री वाले अलग, बायो वाले अलग, ठीक है, इन सब का अलग होना चाहिए सेक्शन, ठीक है। 11th, नॉट टू क्राउड एट वन प्लेस, ये हम इस बात का ध्यान रखें कि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। 12th, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, हमें ये सबको बता देना चाहिए कि ओपनिंग टाइम क्या है और क्लोजिंग टाइम क्या है। जैसे ओपनिंग टाइम है 10 AM और क्लोजिंग टाइम है 9 PM, ठीक है। 13th, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब भी होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देखिए हर जगह अब साइंस से रिलेटेड है तो कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होंगे काफ़ी सारे, तो उसमें सेफ्टी हो हर तरह की और सिक्योरिटी भी हो, ठीक है, गार्ड्स वगैरह भी हों उसमें। तो ये था साइंस फेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंस क्विज़ के बारे में, ठीक है। साइंस क्विज़, सो जो साइंस क्विज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। साइंस क्विज़ में होता क्या है, हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ये किस लिए होता है, टू फॉस्टर साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट है स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, इससे बच्चों के अंदर पार्टिसिपेट करने की जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। सेकंड, वाइडर रीडिंग, जब बच्चे क्विज के लिए मतलब कि तैयारी कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको इंकरेज करना वाइडर रीडिंग के लिए ताकि बच्चों को पॉइंट टू पॉइंट समझ आए। 13, कोऑपरेशन, साथ में मिलकर काम करना। 4th, एक्सप्लोर द नॉलेज, नॉलेज को एक्सप्लोर करना। 5th, सेंस ऑफ सर्चिंग एंड इंक्वायरी, जब बच्चे अब और क्विज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर्च भी करते हैं, कुछ इंक्वायरी भी करते हैं हर तरह चीज़ों की साइंस से रिलेटेड। 6th, डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को पता चलता है कि साइंस की अलग अलग फील्ड्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है, मीन साइंस का क्या रोल होता है अलग अलग फील्ड में। 7th, ब्राइट एंड टैलेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे पता चलता है कि कौन से बच्चे ब्राइट और टैलेंट्स हैं, ठीक है, मीन्स अगर वो क्विज में अच्छा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा अचीव करेंगे, ये हमें पता चल जाता है। 8th, टू ब्रिंग आउटसाइड वर्ल्ड, देखिए जब बच्चे तरह तरह की नॉलेज साइंस से रिलेटेड लाएंगे तो जो बाहर की नॉलेज है वो हमारे क्लासरूम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। टू ब्रिंग आउटसाइड वर्ल्ड, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करवाना चाहिए, फर्स्ट है वेन्यू एंड डेट, किस डेट को कराना चाहिए, ठीक है, कौन सी जगह है। सेकंड, एरिया ऑफ क्यूज आइटम्स, ठीक है, जो भी हम क्यूज करा रहे हैं उसमें कौन कौन सी एरिया को हम कवर करेंगे ये पता होना चाहिए। 13, क्वेश्चन फॉर डिफरेंट राउंड्स, अलग अलग राउंड्स के लिए देखिए लेवल होते हैं, जैसे 1 2 3 लेवल है, तो इन सब के लिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो भी अलग अलग होगा। 4th, रिव्यूइंग एंड सेलेक्टिंग, रिव्यू करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। 5th, क्विज मास्टर स्कोरर, जो भी क्विज का मास्टर बना है, ठीक है, जो भी विनर है उसको पता लगाना। 6th, पब्लिसिटी करना उसकी न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट्स में, सोशल मीडियाज़ में। 7th, कंडक्टिंग प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन। और 8th, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी विनर है उसको प्राइज देना, तो ऐसे हम इसका ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम आप भी कहीं कभी गए होंगे साइंस म्यूजियम में, ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट है ये काफ़ी एक वैल्यूएबल एड है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है किसी चीज़ बच्चों को साइंस से रिलेटेड चीज़ें के बारे में बताने के लिए। सेकंड, इंस्पिरेशन डेवलप करता है बच्चों के अंदर, ठीक है, उनको इंस्पायर करता है। थर्ड, इंटरेक्शन विद फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, बच्चे अपने फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं। फोर्थ, डेवलप साइंटिफिक इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिफ्थ, चांस टू ऑब्जर्व एंड स्टडी, कोई चीज़ ऑब्जर्व करना और उनकी स्टडी करना, इसमें बच्चों को चांस दिया जाता है। सिक्स्थ, साइंटिफिक फैक्ट्स का पता लगाया जाता है और प्रिंसिपल का पता लगाया जाता है। सेवन्थ, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आता है इससे बच्चों के अंदर। एट्थ, लव फॉर नेचर स्टडी। नाइन्थ, कलेक्ट साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स। टेंथ, ऑब्जर्वेशन, बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं इसमें।
11th पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन मीन्स ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं वो, ठीक है, मॉडल्स, चार्ट्स, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। 12th एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का। 13 साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब देखो कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे साइंस, लाइफ साइंस है, ठीक है। लाइफ साइंस में किस चीज़ के बारे में कौन सा म्यूजियम होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रॉक्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑर्गन्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में, लीव्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सीरियल्स के बारे में, अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में। सेकंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी क्या होती है, कैसे होती है, उसका मॉडल होना चाहिए। केमिकल्स, जितने भी तरह के केमिकल्स हैं उनको पता होना चाहिए। एटम का मॉडल होना चाहिए। कोल कैसे हम माइनिंग करते हैं इनकी, ये पता होना चाहिए। चार्ट्स होने चाहिए अलग अलग तरह की गैसेस और एसिड्स के। पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, ये भी इस चीज़ का प्रोसेस होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशन का मॉडल होना चाहिए। और ग्लास कैसे बनता है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये था केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिजिक्स से रिलेटेड में क्या क्या आ जाएगा, लीवर्स, रेडियो टीवी, इंजन्स, टेलीफोन्स, एयरप्लेन, रॉकेट्स, एक्सरे मशीन्स, माइक्रोस्कोप, इन सब के मॉडल अवेलेबल होना चाहिए इनसे रिलेटेड, ठीक है। सो ये था आपका सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, कि कैसे एक गुड अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। सो अचीवमेंट में बी डिफाइंड एज चेंज इन बिहेवियर इन दिस डिजायर्ड डायरेक्शन। तो अचीवमेंट कब होती है, जब बच्चे का जो बिहेवियर है वो हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा चेंज हो रहा है। सो ये होती है अचीवमेंट। सो लर्निंग रिजल्ट्स इन चेंजिंग रिस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। तो लर्निंग से क्या होता है, वो जो चेंजेस हैं उनको अचीव किया जाता है। सो अचीवमेंट कैन अकर इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड एट अ वैरायटी ऑफ लेवल्स। तो जो अचीवमेंट है उसको अलग अलग वेज से किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके। सो जैसे कि देखिए जो सम ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स आर इम्प्रूविंग स्किल्स इन हैंडलिंग अपरेटस, ठीक है, अपरेटस को हैंडल करना, इसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। इंक्रीजिंग नॉलेज सच एज लर्निंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स को लर्न करना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स को लर्न करना, ठीक है, उसमें नॉलेज इंक्रीज करना इनकी। इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग सच एज प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग सच एज द प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना कि किसी किसी की आउटकम्स क्या हो सकती है उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो ये तीन इलस्ट्रेशन है अचीवमेंट्स की। सो ऑब्वियसली सम टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर फेयरली इजी टू मेजर, ठीक है, कुछ टाइप के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इजी होता है मेजर करना, ठीक है। वाइल अदर्स सच एज एप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक फेनोमेना आर कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट टू मेजर। लेकिन कुछ कुछ अप्रिशिएशन होती हैं साइंटिफिक फिनोमेना की, उनको मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। सो अचीवमेंट टेस्ट डिफर फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट इन द
in that the former measure quality and quantity of learning attained in subject of study or group of subject after certain period of instruction। तो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो डिफर करता है एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे, ठीक है, जैसा कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है, जो भी लर्निंग में है, ठीक है। सो वेयर एज द लेटर मेजर्स द पीपल्स इनेट कैपेसिटी ऑफ अटेनमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लर्निंग। तो जो दूसरा है आपका एप्टीट्यूड है वो आपका मेज़र करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, इनेट कैपेसिटी कितनी है किसी चीज़ को अटेन करने के लिए, ठीक है। So, a satisfactory achievement test in science would be one which gives reliable evidence of the extent to which the student have achieved the objectives of instruction। तो एक सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट टेस्ट ये हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे कितने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कितने हमारे अचीव हुए हैं स्टूडेंट्स के। सो इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं? बेसिस फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, ये एक बेस होता है कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। गाइड फॉर द टीचर टू असेस द एंट्री लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये गाइड करता है टीचर को कि जो बच्चे की एंट्री लेवल है, ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग में इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चे के अंदर कितना बिहेवियर चेंज आया है, ठीक है। सो मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू असाइनमेंट, तो किसी भी असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले बच्चे को मोटिवेट करने का एक मीन होता है ये कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है। सो मोड ऑफ असेसिंग हाउ इफेक्टिवली अ टीचर हैज़ बीन एबल टू अटेन द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, तो ये एक मोड ऑफ असेसमेंट का मोड होता है ये, जिससे टीचर्स को पता लग जाता है कि उनके कितने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, अटेन हुए हैं। टूल्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ये एक टूल है कि आइडेंटिफाई करना बच्चों के अंदर कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं। सो ये इसके फंक्शंस थे। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके आपके 7 स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग द टेस्ट, प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, डिजाइनिंग क्वेश्चन, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, स्कोरिंग द टेस्ट, इवेलुएटिंग द टेस्ट। सो प्लानिंग द टेस्ट को प्लान करना, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन मेजरिंग अचीवमेंट इज सेटिंग क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर कर देना कि हमको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस द टीचर इज रेडी टू प्रोसीड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट टू मेजर अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो जो टीचर होता है, ठीक है, इसके बाद जब उसको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं तो वो अचीवमेंट टेस्ट को, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने में टेस्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। सो इसके कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो माइंड में रखने चाहिए जब हम इसको प्लान करते हैं। सो वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स विच मीन्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एलोकेटिंग मार्क्स टू ईच, ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करना और उनको मार्क्स प्रोवाइड करना, ठीक है। वेटेज टू डिफरेंट एरियाज ऑफ कंटेंट, हमारा कंटेंट का एरिया क्या होगा, किसकी कितनी वेटेज होगी। वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से फॉर्म्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे ऐसे टाइप हो गया, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओवरऑल ऑप्शन एज वेल एज ऑप्शन इन ईच केस, टोटल ऑप्शंस कितने हैं, ठीक है, ओवरऑल, और हर एक सेक्शन में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। सेक्शंस इन अचीवमेंट टेस्ट, कितने उसमें सेक्शन होंगे उस अचीवमेंट टेस्ट में। सो ये है आपका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग द टेस्ट। सेकंड है प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट होगा, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स शामिल होंगे। सो ये 3 डायमेंशनल है। ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करना, सब्जेक्ट मैटर को कवर करना, द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट के अंदर आती हैं। थर्ड है डिजाइनिंग क्वेश्चन, ठीक है, जो भी इन दिस स्टेप्स क्वेश्चन आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन को डिज़ाइन करना। सो इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, लिंकिंग द ऑब्जेक्टिव्स टू स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट मैटर से लिंक करना, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की कंप्लीट नॉलेज होना। सो ये है डिजाइनिंग क्वेश्चंस में इसके एस्पेक्ट्स। थर्ड है एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टेप आर असेंबलिंग द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड गिविंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस स्टेप का, ठीक है,
क्वेश्चन पेपर को एडिट करना, क्वेश्चन को असेंबल करना उसकी फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, और बच्चों को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना। सो इन द असेंबलेज ऑफ क्वेश्चन आइटम्स ईच सेक्शन शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी एज फार एज पॉसिबल। जैसे जैसे आपके सेक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो द इसका नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, सेक्शन सी ऐसे टाइप, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन सेक्शंस होते हैं एक जनरल व्यू में, ठीक है। सो जैसे कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जैसे कि कुछ मल्टीपल चॉइस आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए, मैचिंग द कॉलम्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ों को कर देना। जो सेकंड एलिमेंट है आपका, ठीक है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो और कुछ उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी गिवन होती है, जैसे कि द पेपर हैज़ 2 सेक्शंस, इस पेपर में 2 सेक्शन है, ठीक है, ए एंड बी। ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड बी आर कंपलसरी, दोनों में ही सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है, करने ज़रूरी हैं। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, जैसे कि आंसर टू सेक्शन ए शुड बी गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो आपको सेक्शन ए में आंसर करना है वो आपको क्वेश्चन पेपर भी करना है, ये कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हर एक एग्जाम में नहीं होती। फोर्थ है आपका एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय द स्टूडेंट। ये स्टेप है जिसमें बच्चा एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है। सो पुअर प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैन लीड टू सुपीरियर रिजल्ट। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इसके कुछ बैड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेप आर द प्री डिटर्मिनेशन अमंग अदर थिंग्स, टाइम ऑफ टेस्टिंग, प्लेस ऑफ टेस्टिंग और गिविंग इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो इस स्टेप में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि कौन किस टाइम पे होगा टेस्ट, ठीक है, प्लेस क्या होगी टेस्ट की, और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी एक्सेट्रा। फिफ्थ, स्कोरिंग द टेस्ट, टेस्ट को स्कोर करना। सो स्कोरिंग की इज प्रिपेयर्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड अ मार्किंग स्कीम इज मेड फॉर द ऐसे एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो स्कोरिंग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होती है और जो मार्किंग स्कीम होती है वो ऐसे और शॉर्ट आंसर के लिए होती है। सो मार्किंग स्कीम कैसे होती है, क्या इंडिकेट करती है? सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स और स्टेप्स एक्सपेक्टेड इन द आंसर, जो भी आपका आंसर है, ठीक है, उसमें कितने स्टेप्स होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो द आउटलाइन ऑफ ईच पॉइंट और स्टेप्स एक्सपेक्टेड इन द आंसर, कौन कौन सी इसमें आउटलाइन होनी चाहिए हर एक पॉइंट की जो आंसर में होनी चाहिए। द वेटेज टू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स और स्टेप्स, हर एक स्टेप्स के कितने कितने मार्क्स हैं, ठीक है। सो द मार्किंग स्कीम हेल्प्स द एग्जामिनर टू ब्रिंग अबाउट अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड इन असेसिंग द देयर बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्टिवली ऑफ द टेस्ट। तो जो मार्किंग स्कीम है वो एग्जामिनर को, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प करती है। मीन्स किसी भी बच्चे के साथ कोई भी वो ना हो, मीन्स किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल गए किसी को कम मिल गए, उनके स्टेप्स के हिसाब से जो होने चाहिए उसी के हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। सो द मार्किंग स्कीम मेक्स इट यूनिफॉर्म एंड स्पीड, ठीक है। सो सिक्स्थ, इवेलुएटिंग द टेस्ट, टेस्ट को इवेलुएट करना। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट है, इफ़ स्कोर्स आर एक्सट्रीमली हाई, अगर आपके स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्या एज्यूम किया जाता है कि जो टेस्ट था वो काफ़ी ईजी था क्लास के लिए। और अगर स्कोर लो हैं तो ये मेज़र किया जाता है कि जो टेस्ट था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। सो द की क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड और वॉज द टेस्ट टू लॉन्ग, क्या टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था और या फिर ज़्यादा शॉर्ट था। वॉज द प्रिंट क्लियर एंड रीडेबल, क्या जो प्रिंट था वो क्लियर था और रीडेबल था। वर द डायरेक्शन क्लियर ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ आंसर्स, क्या जो आपको डायरेक्शन दी गई थी। हेलो स्टूडेंट्स, सो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, ठीक है। सो इसे हम CCE भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसके पहले वाली हमने वीडियो में पढ़ा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखी, ठीक है। अब हम CCE को पढ़ेंगे। सो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन refers to the system of school based evaluation of students that covers all aspects of student development, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हम बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स विच एम्फसाइजेस ऑन 2 fold ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। ये एक तरह की डेवलपमेंट प्रोसेस होता है स्टूडेंट का, ठीक है, जिसमें इन्फोसाइज करते हैं हम टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कॉन्टिन्यूस इन इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूटी इन इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएशन करते रहना, और असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग और एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर, कि उसका बच्चे का कितना ओवरऑल बिहेवियर चेंज हुआ है, ठीक है। सो जो आपकी टर्म है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इवैल्यूएशन, जो आपका इवैल्यूएशन है उसको कॉन्टिन्यूस करना, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो भी पूरे एंटायर स्पैन में है, एकेडमिक सेशन में है, ठीक है, मीन्स वो जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग करते रहना, उस जो भी उसमें लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको डायग्नोस करते रहना, ये उसमें करेक्टिव मेजर्स का यूज़ करते रहना, ठीक है, रीटेस्ट करना और फिर फीडबैक लेना, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, उनके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार इवैल्यूएशन करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। सेकेंड टर्म है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, ठीक है, कि इसमें दो चीज़ें होंगी आपकी, स्कॉलास्टिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक में क्या होता है, जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो भी आपका एकेडमिक है, सब्जेक्ट मैटर से जो रिलेटेड है वो आता है आपका। सेकंड है आपका कोर्स वैलिड, इसमें आपकी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती है। सो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक। So, since abilities, attitudes, and aptitudes can manifest themselves in forms other than written word, the term refers to application of variety tools and techniques and aims at assigning the learner's development in areas of learning. तो इन सब का मतलब क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है कौन कौन से एरियाज में, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, ये सारी स्किल्स जो है बच्चे के अंदर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है। सो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल। ये हेल्प करता है बच्चे के अंदर डेवलप करने में कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को। टू ले इम्फोसिस ऑन थॉट प्रोसेस, ठीक है, जो बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्फोसाइज करता है और मेमोराइजेशन को, रोट लर्निंग को डी इम्फोसाइज करता है। थर्ड, टू मेक इवेल्युएशन इन इंटेग्रल पार्ट, जो भी आपका इवेल्युएशन है उसको इंटेग्रल पार्ट बनाना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मीन्स लगातार जो आपका इवेल्युएशन है वो होते रहना चाहिए। टू यूज़ इवेल्युएशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इवेल्युएशन का यूज़ करके बच्चे की जो अचीवमेंट है उसको इम्प्रूव करना, और जो आपकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है उसके हिसाब से उसमें डायग्नोसिस करते रहना, ठीक है, और उनको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट, टू यूज़ इवेल्युएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, मीन्स इवेल्युएशन से पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर बच्चा रॉन्ग पाथ पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाना, ठीक है, मीन्स हम डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में चलते रहें, ठीक है, जो भी हमारा हम चाहते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्नर, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कितने हमारे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए फैसले लेने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको लर्नर सेंटर्ड बनाना, ठीक है, लर्नर सेंटर और चाइल्ड सेंटर्ड, तो इनको बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स देखिए, द कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट्स ऑफ CCE टेक केयर ऑफ कॉन्टिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन। इधर कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करते रहना, ठीक है, इन अ पीरियड, इन अ टाइम, इन अ सम मोमेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअल मीन्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक तो बच्ची का स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन करना, उसके बाद फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एट द एंड ऑफ समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग पे, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ द पीरियड।
नेक्स्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट ऑफ सीसीई टेक्स केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव है ये कौन सा असेसमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बच्चे की पर्सनैलिटी पर, ठीक है। इसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। इट इंक्लूड्स असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक एज वेल एज को स्कॉलास्टिक। तो जो बच्चे की स्कॉलास्टिक और कोस्ट स्कॉलास्टिक है, मीन्स उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। सो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स करिकुलर एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, और जो पोस्ट स्कॉलास्टिक है इसमें लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, इन सबको कवर किया जाता है। सो असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक एरियाज इज डन इनफॉर्मली एंड फॉर्मली यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअली एंड पीरियोडिकली। तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सो द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ यूनिट टर्म और यूनिट टर्म टेस्ट। सो जो भी बच्चों के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लिया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाता है और उनके लिए जो रेमेडियल मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है। Next, assessment in co-scholastic areas is done using multiple techniques on the basis of identified criteria, while assessment in life style is done on the basis of indicators, assessment और checklist, ठीक है। तो ये है कोस्ट स्कॉलास्टिक के जो असेसमेंट हैं उनको, इसके भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जैसे लाइफ स्किल को अगर करना है, ठीक है, असेसमेंट करनी है इसकी, तो चेकलिस्ट हम देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है टीचर को इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज को ऑर्गेनाइज कराने में। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन हेल्प करती है हमें रेगुलर असेसमेंट करने में, ठीक है, बच्चे की कितनी लर्निंग प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, जो भी उसकी स्कॉलास्टिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया में उसकी कितनी अचीवमेंट हुई है। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन की ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चों की कौन कौन सी वीकनेस है, कौन कौन सी उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। इससे बच्चों और टीचर को दोनों को फीडबैक मिलता है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रही है, ठीक है। फिर जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनमें क्या क्या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन से बच्चे को पता लग चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। तो उसकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी होती है कि उसकी स्टडी कैसी चल रही है। ये बच्चे को मोटिवेट करता है उस गुड स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, उसके एरर्स को करेक्ट करने के लिए, और उसको डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, जो उसके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। सीसीई से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट किस एरिया में है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर कौन से एटीट्यूड्स में चेंजेस आ रहे हैं, आइडेंटिफाई को पता लगाना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना उनके एटीट्यूड्स का, वैल्यू सिस्टम का, ताकि उनको फ्यूचर में डिसीजन लेने में आसानी हो, उनके सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को सिलेक्ट करने में आसानी हो, और उन्हें किस करियर में सेलेक्ट जाना है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स in scholastic and co-scholastic area, thus helps in predicting the future success of the learner। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चे की स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया में क्या उसकी कितनी अचीवमेंट हुई है, उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई हैं, और कौन सी उसे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम सीसीई में करते हैं। सो चलिए इसको एक बार ओवरऑल रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा इसमें। सो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, ये स्प्रेड होता है ओवर एंटायर स्पेन, पूरे टर्म के लिए होता है। इसमें हम असेसमेंट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स होते हैं, फिर बच्चे का दोबारा से रीटेस्ट किया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक, मीन्स सब्जेक्ट्स मैटर एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड,
एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल। सेकंड, एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस, नॉट ऑन मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, ठीक है। इवेलुएशन एज ए इंटेग्रल पार्ट, रेगुलर डायग्नोसिस, क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इन इवेलुएशन, इवेलुएशन में कॉन्टिन्यूटी लाना। सेकंड, प्लेसमेंट इवेलुएशन प्लस फॉर्मेटिव इवेलुएशन, प्लेसमेंट एट द स्टार्टिंग, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। थर्ड, एट द एंड, समेटिव इवेलुएशन। फोर्थ, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्कॉलास्टिक प्लस कोर्स स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक सब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, इसको असेसमेंट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। कोर्स स्कॉलास्टिक लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, इसको मेजर करने के लिए रेटिंग स्केल का, ठीक है, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट, हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। सेकंड, कॉन्टिन्यूस इवेलुएशन मीन्स रेगुलर असेसमेंट, इससे बच्चों के अंदर चिल्ड्रन नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। सेकंड, उनको अपना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का एरिया पता लगता है, इससे बच्चों को डिसीजन लेने में आसानी होती है, ठीक है, कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, कौन सा कोर्स लेना है, किस करियर में जाना है, इससे बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है, ठीक है, स्कॉलास्टिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक एरिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट continuous and comprehensive evaluation.